नमस्कार, मैं हूं केसरी पांडे और एक बार फिर से हमेशा की तरह ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। हम आभारी हैं आपके कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो ज़्यादा देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू और लेते हैं पहला प्रश्न। अफ्रीकी स्वाइन फीवर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको गलत कथन बताना है। ऑप्शंस हैं ए, ये एस फेविरिडे परिवार के एक बड़े डीएनए वाले वायरस की वजह से होता है। बी, इसे पहली बार 1920 के दशक में अफ्रीका में देखा गया था। सी, सूअरों के लिहाज से ये संक्रामक एवं जानलेवा बीमारी है। अथवा डी, ये बीमारी जूनोटिक भी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी डी में दिया गया कथन गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। थाईलैंड में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पहचान होने से हड़कंप मच गया है। अफ्रीकी स्वाइन फीवर घरेलू और जंगली पशुओं में होने वाला एक बेहद ही संक्रामक रक्तस्रावी वायरल रोग है। ये एस फेविरिडे परिवार के एक बड़े डीएनए वाले वायरस की वजह से होता है। इसे पहली बार 1920 के दशक में अफ्रीका में देखा गया था। इस रोग में पशुओं की केवल उत्पादकता ही नहीं प्रभावित होती है, बल्कि इससे इनकी मृत्यु भी हो जाती है। सूअर को तेज बुखार, लड़खड़ाकर चलना, सफ़ेद सूअर के शरीर पर नीले चकत्ते होना, सुस्ती, खाना पीना छोड़ देना, ये सभी अफ्रीकी स्वाइन फीवर के लक्षणों में शामिल हैं। पशुओं में ये बीमारी संक्रमित घरेलू या जंगली सूअरों के संक्रमण से सामने आता है। इसके साथ ही ये बीमारी अप्रत्यक्ष संपर्क जैसे कि खाद्य पदार्थ, अवशिष्ट या कचरे आदि से भी फैलता है। राहत की बात यह है कि ये बीमारी कोई जूनोटिक बीमारी नहीं है, यानी ये पशुओं से इंसानों में नहीं फैलता है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे भारत का 73वां ग्रैंड मास्टर घोषित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए, भरत सुब्रमण्यम, बी, राजीव रौतेला, सी, अमित उपाध्याय, अथवा डी, श्रुति खुल्लर। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए, यानी भरत सुब्रमण्यम। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भरत सुब्रमण्यम देश के 73वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अखिल भारतीय शतरंज संघ ने इसकी पुष्टि की है। ये शतरंज की दुनिया में दिया जाने वाला सर्वोच्च खिताब होता है। खिलाड़ी को ग्रैंड मास्टर का खिताब शतरंज की सर्वोच्च संस्था विश्व शतरंज महासंघ द्वारा दिया जाता है। विश्व शतरंज महासंघ, जिसे फ्रेंच भाषा में शॉर्ट रूप में फिदे भी कहा जाता है, इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 में की गई थी और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने इसे 1999 में अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी थी। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए किसी भी खिलाड़ी को 3 ग्रैंड मास्टर मानक हासिल करने होते हैं और 2500 अंक की रेटिंग पार करनी होती है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, हाल ही में 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों की घोषणा हुई। दूसरा, ये पुरस्कार हर 2 साल पर हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन यानी HFPA द्वारा दिया जाता है। और तीसरा, इस बार इसके तहत पावर ऑफ द डॉग फिल्म को ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है। विकल्प हैं ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 1, सी, केवल 3, अथवा डी, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, यानी केवल कथन 3 सत्य है। कथन 1 और 2 गलत हैं। कैसे गलत है, इसके लिए चलते हैं व्याख्या की ओर। हाल ही में 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों की घोषणा हुई। हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन यानी HFPA ने इस बार इन पुरस्कारों की घोषणा लाइव ब्लॉग के माध्यम से की है। पावर ऑफ द डॉग फिल्म को ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और जेन कैंपियन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। बता दें कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स अमेरिका में आयोजित होने वाला ऑस्कर के लेवल का ही एक बेहद प्रतिष्ठित अवार्ड समारोह है। मनोरंजन जगत में विशेष उपलब्धियों के लिए हर साल हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन यानी HFPA देशी विदेशी कलाकारों और फिल्मों को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित करता है। पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जनवरी 1944 को लॉस एंजलिस में आयोजित हुआ था। हर बार जनवरी में दिए जाने वाले इस अवार्ड को
इस बार 105 अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों के मतों के आधार पर दिया गया है, यानी उनके वोट्स के आधार पर दिया गया है। पिछले कुछ सालों के दौरान HFPA पर नस्ल भेद और पक्षपात करने के आरोप लगे हैं, इसीलिए इसे बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते विरोध को देख HFPA ने अपने सुधार की भी बात कही है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में संविधान का अनुच्छेद 348 चर्चा में था, ये किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रपति के विशेषाधिकार से, बी उच्च न्यायपालिका में इस्तेमाल होने वाली भाषा से, सी चुनाव के समय आम जनता के अधिकार से, अथवा डी भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी उच्च न्यायपालिका में इस्तेमाल होने वाली भाषा से। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय की खंडपीठ में एक पत्रकार के ऊपर अदालत की अवमानना का मुकदमा चल रहा था। मामले की सुनवाई के दौरान गुजरात हाई कोर्ट ने उस पत्रकार को केवल अंग्रेजी में बोलने के लिए कहा, क्योंकि उच्च न्यायपालिका में इसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 348 क्लास 1 के मुताबिक जब तक संसद किसी अन्य व्यवस्था को न अपनाए तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्रवाई केवल अंग्रेजी भाषा में ही होगी। इसके अलावा अनुच्छेद 348 क्लास 2 के मुताबिक किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से हिंदी या दूसरी स्थानीय भाषा को हाई कोर्ट की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब तक संसद इस बारे में कोई नया कानून नहीं बनाती तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा अंग्रेजी ही बनी रहेगी। बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर। सूर्य नमस्कार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, ये 12 योगासनों का एक समूह है। दूसरा, आज यानी 14 जनवरी को आयुष मंत्रालय द्वारा पहले वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विकल्प हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल कथन 2 सत्य है, कथन 1 गलत है। कैसे गलत है इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। आज मकर संक्रांति है। सूर्य देव को समर्पित मकर संक्रांति का ये त्यौहार उत्तरायण काल की शुरुआत का प्रतीक है। असम में माघ या भोगाली बिहू और तमिलनाडु में पोंगल का त्यौहार आज परंपरागत हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। तमिलनाडु में इस दिन से थाई महीने की शुरुआत होती है। गौरतलब है कि मकर संक्रांति के अवसर पर आज 1 करोड़ से भी अधिक लोगों ने पहले वैश्विक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में भाग लिया। सूर्य नमस्कार 8 आसनों का समूह है जिसे मन और शरीर के समन्वय से 12 चरणों में किया जाता है। ये कार्यक्रम आयुष मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किया। देश और विदेश के प्रमुख योग संस्थानों ने इस विश्वव्यापी कार्यक्रम में भाग लिया। तो ये था आज का डेली MCQ कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय IAS के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।